Renewable expected to dominate India's power mix by 2070. रिसेंट ईयर्स में व्हाट वी हैव सीन कि इंडिया के अंदर जो कार्बन एमिशन जो था डेवलपिंग कंट्रीज में, सब में कार्बन एमिशन ज़्यादा होता है, कार्बन की निकासी ज़्यादा होती है, फैक्ट्रियाँ हैं, इंडस्ट्री है, बहुत सारी चीज़ें और बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं। एनर्जी रिक्वायरमेंट के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट है कोल का रोल है, क्योंकि जैसे-जैसे कंट्री ग्रो करती है, पॉपुलेशन रेज़ करती है, तो उनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी बनने के वही 2-3 तरीके हैं। पहला तो ये है कि आप कोल से पावर एनर्जी बनाओ एंड कोल से एनर्जी बनाने के लिए आपको बहुत सारा वाटर एक टैंक में डालना पड़ेगा, फिर उसको आप नीचे से फायर करोगे, उसके पीछे अलग-अलग मीडियम हो सकते हैं और वो आग जलेगी, आग जलने से अब आग जो जलेगी वो कोयला यूज़ किया जाएगा उसमें, उसको आग को जलाएँगे, पानी गर्म होगा तो प्रेशर बनाएगा, जैसे प्रेशर कुकर में सीटी आती है और गैस निकल जाती है, वो जो निकली हुई गैस है, उससे टरबाइन घूमती है, कॉपर के आसपास मैग्नेट या मैग्नेट के आसपास कॉपर घूमती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का एक तरीका ये है, चाहे वो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, चाहे वो डैम से हम लोग जो बिजली बनाते हैं वो है, हाइड्रो पावर है, या फिर हम लोग टरबाइन से एनर्जी बनाते हैं, उसमें भी कुल मिला के यही है और बिजली ऐसे ही बनती है। अगर हम लोग न्यूक्लियर पावर रिएक्टर में जाते हैं, उसमें भी यही है कि अब यूरेनियम रॉड्स डालनी है, उसके बाद वो पानी गर्म होगा, उससे एनर्जी निकलेगी, टरबाइन घूमेगी और बिजली बनेगी। अगर हम लोग नई टेक्निक्स के अंदर जैसे सोलर एनर्जी है उसमें आते हैं, तो उसमें थोड़ी-सी टेक्निक डिफरेंट है और उसके साथ-साथ नई हाइड्रोकार्बन एनर्जी जो नई एनर्जीज़ की जो नई टेक्नोलॉजीज़ में जो नई चीज़ें आई हैं जैसे हाइड्रोजन है, तो इन सब के बनने का तरीका थोड़ा-सा डिफरेंट है। नाउ द पॉइंट इज़ इंडिया के अंदर रिसेंट डेज़ में जैसे हमारे ऊपर कंटीन्यूअस प्रेशर था कि आप जो कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा करते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इंडिया और चाइना दोनों कार्बन एमिशन ज़्यादा करते हैं। हम लोगों ने कार्बन एमिशन को कंट्रोल किया। इंडिया ने जो अपना टारगेट रखा था उससे बहुत पहले हम लोगों ने 4 साल पहले ही सोलर एनर्जी के सोलर पैनल्स हैं उसको लगाने का जो टारगेट था, हमारा बहुत पहले कंप्लीट हो गया। 4 साल पहले ही कंप्लीट हो गया, 5 साल पहले कंप्लीट हो गया। सो नाउ द इम्पोर्टेंट इज़ कि अभी रिसेंट डेज़ में हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें डाइवर्सिफिकेशन आना शुरू हुआ है। बट अभी तक इंडियाज़ प्रेज़ेंट पावर सिनेरियो के अंदर अभी भी 74% हम लोग जो हैं कोल से ही प्रोड्यूस करते हैं और बाकी का जो परसेंटेज है वो कंपैरेटिवली थोड़ा है। और अभी आने वाले टाइम के अंदर टारगेट जो है 80% जो प्रोजेक्शन है हमारी आने वाले टाइम के अंदर 80% तक हम लोग एनर्जी जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज मतलब जिनको रिन्यू किया जा सकता है। जैसे सोलर एनर्जी है, आज सूरज चढ़ा है, कल फिर बिजली बनाएगा। विंड है, हवा चलेगी, बिजली बनेगी, ठीक? और उसके साथ जहाँ पर जो बाकी के जो सोर्सेज़ हो सकते हैं, विंड एनर्जी है, उसके बाद टाइड एनर्जी है, देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ नई एनर्जीज़ की नई टेक्नोलॉजीज़ में नई चीज़ें आ रही हैं। अब उन सब चीज़ों से टेक्नोलॉजी बनाई जा सकती है, टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। वो ग्रेजुअली इंडिया इज़ मूविंग टुवर्ड्स दैट बट स्टिल 74% कोल हम लोग अभी भी कोल बर्न यूज़ करते हैं हम लोग अभी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। ग्रेजुअली हम इसको रिड्यूस करते जाएँगे। बट नाउ द पॉइंट इज़ रिसेंटली अमेरिका और इंडिया के बीच में एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट का एक प्रोविज़न ये है कि दैट इंडिया अमेरिका से कोल बाय करेगा। कोल हम लोग इंडिया में जो बिटुमिनस कोल है वो इंडिया में नहीं होता और इंडिया में पीट होता है या फिर सॉरी इंडिया में एंथ्रासाइट नहीं होता बिटुमिन तो खैर एंथ्रासाइट है ना? हाँ, एंथ्रासाइट जो है कोल इंडिया में नहीं होता। वो वहीं पर होता है जहाँ पर जो कार्बन एरा से बिलॉन्ग करते हैं। हाँ, जो कार्बोनिक एरा से बिलॉन्ग करते हैं वहीं से वो कोल आता है। कार्बोनिक एरा से बिलॉन्ग करने वाले कार्बोनिफेरस एरा से बिलॉन्ग करने वाले जो कंट्रीज़ हैं वो अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, कुछ हद तक चाइना है, कुछ-कुछ एरियाज़ ही हैं। हम बाद की स्टेज के अंदर हमारे यहाँ पे कोल बनने का प्रोसेस शुरू होता है इस करके हमारे कोल के अंदर जो धुआँ ज़्यादा होता है और हीट कम होती है, पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। और उसका जो एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट है फिर वो एनवायरनमेंट में घुलता-मिलता है उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। सो आपको बेस्ट क्वालिटी कोल चाहिए तो आपको अमेरिका से मिलेगा। अमेरिका की जो ईस्टर्न कोस्ट है खास तौर के ऊपर वहाँ से और फिर उसके बाद आपको कनाडा से मिल सकता है, ऑस्ट्रेलिया से मिलता है और अभी हम लोग जैसे आप लोगों ने 2-3 साल पहले देखा था कि हम लोगों ने आज जो अडानी ग्रुप है वो ऑस्ट्रेलिया की ईस्टर्न कोस्ट से हम लोग कोल जो है उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और अडानीज़ ऑस्ट्रेलिया से कोल लेके इंडिया पहुँच रहे हैं। उसी तरह से अमेरिका भी कह रहा है कि आप वहाँ से तो कोल खरीदते हो, बाकी सब कंट्री से खरीदते हो, मेरे से भी कोल खरीद लो। तो अब ऑब्वियसली क्योंकि एग्रीमेंट होता है, कुछ उनको झुकना पड़ता है, कुछ हमको, तो हम कह रहे ठीक है, हम लोग आपसे कोल भी बाय कर लेंगे, रिक्वायरमेंट तो हमारी है ही है। सो नाउ द पॉइंट इज़ अभी भी हम लोग 74% कोल से इसे जनरेट करते हैं, बट स्टिल हमारे पास पोटेंशियल जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा है। 80% रिन्यूएबल रिसोर्सेज से हम लोग
प्रोजेक्शन ये है कि 2070 तक हम लोग 80% इलेक्ट्रिसिटी हम लोग रिन्यूएबल सोर्सेज से प्रोड्यूस करेंगे, 6 to 10% कोल का रोल रह जाएगा, 5 to 8% हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी से प्रोड्यूस करेंगे, बाकी ग्रीन हाउस हाइड्रोजन जो है, जो ग्रीन हाइड्रोजन है, हम उसको भी अभी अभी ग्रेजुअली डेवलप कर रहे हैं। So Niti Aayog indicates that India's electricity sector is likely to undergo structural transition over the coming decade. The projections suggest gradual move away from the coal-centric generation towards system where the renewable sources become the principal contributor by year 2070 तक आते आते हम अपनी जो प्रोडक्शन है, जो कंजम्पशन है, या ये फिर जो हम लोग कोल बर्न फ्यूल कर रहे हैं, जो फ्यूल बर्न कर रहे हैं, उससे हम रिड्यूस करते जाएंगे। नाउ द पॉइंट इज यूपीएससी आपसे इस क्वेश्चन को, इस एरिया को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन में पूछ सकती है, आपसे एनवायरनमेंट के सेक्शन के अंदर पूछ सकती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट दोनों में ही ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और इकोनॉमी के सेक्शन में भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यही वाला टॉपिक है। तो अगर आप इसको मेंस के पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर करते हैं तो आपका एक कंप्लीट टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। इसको चाहे शॉर्ट क्वेश्चन में प्रिपेयर करो, चाहे लॉन्ग में करो, चाहे आप इसको ऐसे की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और क्योंकि एनवायरनमेंट यूपीएससी का, और एनवायरनमेंट और हमारा जो आर्ट एंड कल्चर होता है यूपीएससी के फेवरेट सब्जेक्ट्स होते हैं, तो यहाँ पर अगर आपकी इस टॉपिक पे कमांड है, इस टॉपिक के फैक्ट आपके क्लियर हैं, तो यू विल डोमिनेट, आपका आंसर बाकियों से बेटर होगा। और यूपीएससी में हमें यही करना होता है, हमें अपने आंसर बाकियों से बेटर लिखने होते हैं, चाहे यूपीएससी है चाहे पीपीएससी है या पीसीएस एग्जाम, बाकी के जो स्टेट्स के होते हैं। तो नेक्स्ट इज at present coal continues to be the principal pillar of India's electricity supply, contributing close to the 3/4 of total generation and providing stable base load power at relative low cost. According to the Global Renewable Energy Statistics compiled by International Renewable Energy Agency, India ranks among the top nation worldwide in solar and wind installed capacity as well as overall renewable deployment. India's aggregate installed electricity capacity is slightly above 500 gigawatts. Roughly half of this comes from renewable sources. So now the point is ये कि installed capacity इंडिया की जो है 500 गीगावाट के आसपास, and half of this come from the renewable energy sources से आता है, and equal proportion for the fossil fuels. तो इसका मतलब अभी भी हम जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल से और बाकी सब चीज़ों से ज़्यादा आती है। फॉसिल फ्यूल के अंदर वही जो जल के खत्म हो जाते हैं, और उसमें कोल भी आता है और बाकी के जो ऑयल्स आते हैं वो भी आते हैं। वेरी स्मॉल फ्रैक्शन फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी। अभी हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो ठीक से डेवलप नहीं हुई, उसके लिए हमारा अमेरिका से जो एग्रीमेंट है, इस टॉपिक की जो लास्ट, इस क्लास के अंदर जो लास्ट टॉपिक है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। और क्योंकि वो टॉपिक मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, शांति जो हम लोगों ने, जो अभी नया एक्ट है शांति, तो हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हम लोग उसमें उस टॉपिक को डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि 2-3 बार हो चुका है। तो उसको मैं पोस्ट कर दूंगा आपको, तो आप अपने जो ऐप के ऊपर जो भी आपकी न्यूज आती है आप उसमें देख सकते हैं, फ्री वाले सेक्शन के अंदर। ठीक, India's aggregate installed electricity capacity slightly over 500 gigawatt है, और installed renewable capacity's actual share of electricity generation has grown only marginally over the past decades, highlighting the utilization and efficiency constraints rather than mere capacity storage. अब कई सारे इश्यूज और हैं इंडिया में, थोड़ी सी इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है कंपैरेटिवली बहुत सस्ती नहीं है, महंगा पड़ता है, हम लोगों को इंपोर्ट करना पड़ता है, और बाकी चीज़ें जो इंडिया के अंदर हैं, अगर जनरेशन है भी, और उसमें जो नई प्राइम मिनिस्टर की जो स्कीम है, उज्ज्वला योजना है, सॉरी नॉट उज्ज्वला योजना, जो प्राइम मिनिस्टर सोलर मिशन की जो स्कीम है उसके अंदर जिसमें मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से जो रिबेट मिल रही है, वो एडवांटेज इसकी वजह से इंडिया के अंदर थोड़ा सा एक्सपैंड हुआ है इसका, और ग्रेजुअली ये एक्सपेंशन और बढ़ेगा। गवर्नमेंट अगर इनिशिएटिव लेगी, प्रमोशन करेगी तो और इंक्रीज होगा। सो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन क्या है अंडर करंट पॉलिसी ट्रेंड्स के अंदर, अंडर एग्जिस्टिंग पॉलिसी पाथवे के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी कुड अकाउंट फॉर ओवर 80% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बाय 2070। बट ये पीरियड जो है बहुत दूर है। 80% इलेक्ट्रिसिटी हम लोग 2070 तक हम लोग जनरेट करेंगे रिन्यूएबल सोर्सेज से, रिन्यूएबल एनर्जी से। कोल कॉन्ट्रीब्यूशन में श्रिंक ड्रामेटिकली सिंस डिजिटल लेवल्स, सिंगल डिजिट लेवल सॉरी। तो अभी हम लोग 74% जो है वो कोल से प्रोड्यूस कर रहे हैं, कम करते करते उसको 1, 2, 3, 4, 5% के ऊपर लेके आएंगे। द एनर्जी मिक्स इज एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुअली डाइवर्सिफाई द सोलर, विंड, हाइड्रो एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन प्लेइंग इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट रोल। तो ये सभी इंपॉर्टेंट रोल आगे चल के प्ले करेंगे। और की कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है? लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। रिन्यूएबल सोर्सेज सच एज सोलर एंड विंड आर weather dependent and intermittent, their output is therefore much lower than installed capacity suggest। देखो अब हमारे यहाँ पर जो एक प्रॉब्लम ये है कि
या फिर इंपॉर्टेंस समझ लो इसकी कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर जो विंड मिल्स हैं उनकी लिमिटेशन है। जैसे अगर आप गुजरात के कोस्ट के आसपास जाते हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इन सभी एरियाज में यू विल फाइंड कि विंड मिल्स हैं। और विंड मिल की जो स्पीड है, उसकी जो मूवमेंट है, डिपेंड करता है समंदर से अर्थ की तरफ आने वाली जो हवाएं हैं उसके ऊपर, उसकी फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी हवा तेज होगी उतनी विंड मिल तेज चलेगी। दूसरा, सोलर इलेक्ट्रिसिटी, इसकी पालन कुछ एरियाज में खासतौर के ऊपर पहाड़ी एरियाज में कुछ कुछ दिनों के लिए पंजाब और हरियाणा में भी या हिमाचल में भी जब सूरज नहीं निकलता है, धूप नहीं निकलती, तब सोलर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। इसके कभी कभी इनकी लिमिटेशन हो जाती है। दूसरी बात, ये रात के टाइम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। कम से कम सोलर जो सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी रात के टाइम प्रोड्यूस नहीं हो सकती। अब इशू इनकी स्टोरेज को लेके है, प्लस इनकी अवेयरनेस को लेके है, गवर्नमेंट स्कीम्स को लेके है और ट्रांसमिशन को लेके है कि इनकी इलेक्ट्रिसिटी को मैनेज कैसे करेंगे, ट्रांसमिशन कैसे होगा। Continued base load dependency on coal. Coal still fulfills the majority of round-the-clock electricity demand, particularly during night-time hours. When solar generation is unavailable, thermal stations remain critical for grid stability. अब absence of large-scale battery storage, अब यहाँ पर storage and transmission है। मान लो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी कर ली, सोलर एनर्जी पैनल लग भी गए, तो उसको स्टोर कैसे करेंगे? ये भी एक बड़ा इशू है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, साथ साथ कंज्यूम होती रहे तो वो अगली जनरेट करता रहेगा, उसको स्टोर कैसे करेंगे? सो इसका भी इशू है। लार्ज स्केल बैटरी स्टोरेज है। अब कुल मिला के बैटरीज हैं, पर लार्ज स्केल के ऊपर उसकी लिमिट द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रिजर्व एक्सेस डे टाइम रिन्यूएबल जनरेशन। ट्रांसमिशन नेटवर्क ऑल्सो स्ट्रगल टू कीप पेस विद रैपिड एडिशन ऑफ रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स, क्रिएटिंग इवैक्यूएशन बॉटलनेक्स। तो अब कई सारे बॉटलनेक्स हैं इसके अंदर, कई सारे इश्यूज हैं। अब मान लो कि बहुत सारे घरों के अंदर अगर सोलर पैनल जो लग गए, उन सब लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी, तो फिर उसके बाद उसको मैनेज कैसे करेगी? सरकारों के इश्यूज हैं, उसके बाद प्राइवेट कंपनीज हैं, उसको मैनेज कैसे करना है, देयर इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट, टैरिफ डिजाइन लिमिटेशन है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिसिटी प्राइसिंग डज नॉट एनकरेज कंज्यूमर्स और यूटिलाइजेस टू शिफ्ट कंजम्पशन टुवर्ड्स पीरियड ऑफ पीक रिन्यूएबल जनरेशन। अब ये एक नई डिबेट शुरू हुई है, वो ये कि जब पीक आवर्स होंगे तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी को आप महंगा कर दो। पीक आवर्स जैसे रात के टाइम है, जो 7 से लेके 10 बजे तक इलेक्ट्रिसिटी का पीक आवर होता है, उस टाइम पे आपको इलेक्ट्रिसिटी महंगी मिलेगी। जब आप उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी महंगी मिलेगी तो गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि आपकी कंजम्पशन जो है आप उसको कम कर दो। दिन के टाइम के ऊपर जब इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड कम है तो उस टाइम उसके प्राइसेस जो हैं वो कम कर दो। तो मैनेज कर लो, बैलेंस कर लो, आपको कम, सस्ती और महंगी बिजली बराबर मिलेगी। तो आप डिस्करेज होंगे, आपको लगेगा कि इस टाइम के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी महंगी है, इसको कम यूज करनी है, तो उसका कंजम्पशन लेवल जो है कुछ हद तक कम हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बट ऐसा कंफर्म नहीं है। लैंड एंड रेगुलेटरी हर्डल्स हैं। लार्ज रिन्यूएबल इंस्टॉलेशन रिक्वायर्स एक्सटेंसिव लैंड पार्सल। अब ये भी पॉइंट है कि ज़मीनें चाहिए। अगर बड़े एरिया के अंदर आपको सोलर पैनल लगाने हैं, विंड एनर्जी के लिए आपको विंड मिल्स लगानी है, तो यू नीड लैंड को लेके फिर इश्यूज रहते हैं, एक्विजिशन को लेके इश्यूज रहते हैं। देन गवर्नमेंट मेजर्स टू इंप्रूव क्लीन एनर्जी यूटिलाइजेशन। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, नेशनल इनिशिएटिव डिजाइन टू अपग्रेड ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे पास जितनी इलेक्ट्रिसिटी जो वायर्स हैं और ट्रांसफार्मर्स हैं वो सब पुराने हो चुके हैं और वो टेक्निक भी पुरानी है ना। अभी लेटेस्ट टेक्निक के अंदर नई तरह की आपको वायर्स और नई तरह का ट्रांसमिशन जो वायर्स हैं प्लस आपको जो ट्रांसफार्मर्स हैं नई किस्म के रिक्वायर्ड हैं, और अगर आउटडेटेड हैं, पुराने हो चुके हैं, तो उनको रिन्यू करना जरूरी है, उसके ऊपर भी खर्चा है। एंड फैसिलिटी स्मूथ ट्रांसफर ऑफ रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम जनरेशन हब्स टू कंजम्पशन सेंटर। जहां से जो रिन्यूएबल एनर्जी पैदा हो रही है और जहां ये पहुंच रही है, वहां पर उन दोनों के बीच में इन सब ट्रांसमिशन लाइंस को इंप्रूव करना जरूरी है। देन एनकरेजेस इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पंप्स एंड डिसेंट्रलाइज्ड सोलर प्लांट। कौन सा स्कीम है ये? पीएम कुसुम स्कीम। हम लोग इसको कल डिस्कस करेंगे, पीएम कुसुम स्कीम। अब पीएम कुसुम स्कीम प्रीलिम के लिए काम आ सकता है। पीएम कुसुम स्कीम क्या है? तो सोलर पंप लगेंगे, इसके अंदर इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पंप्स एंड डिसेंट्रलाइज्ड सोलर प्लांट्स इन रूरल रीजन्स, रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन डीजल एंड सपोर्टिंग एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी। देन उसके बाद नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है। प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ, क्या करेंगे? हाइड्रोजन प्रोडक्शन को प्रमोट करना है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए। तो यूपीएससी के लिए सारे क्वेश्चन ही बन रहे हैं। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर क्या है, पीएम कुसुम स्कीम क्या है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है, डेवलपमेंट ऑफ अडॉप्शन। यूपीएससी ऐसी आपसे क्वेश्चन पूछेगी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो 4 चीजों को जोड़ के एक क्वेश्चन पूछेगी, इन सब से एक एक पॉइंट उठाएगी और उसको कुसुम के अंदर पूछ लेगी, पीएम कुसुम स्कीम के अंदर। तो आप कंफ्यूज होगा अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो। देन प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ एडॉप्शन ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज टू डीकार्बोनाइज एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर्स सच एज स्टील, फर्टिलाइजर एंड रिफाइनिंग। तो वो सेक्टर्स जो हाइड्रोजन प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं, इन सेक्टर से जो आप
जो भी एनर्जी प्रोड्यूस करोगे, इस एनर्जी को जो हाई जो पोल्यूशन जनरेटर इंडस्ट्रीज हैं, जैसे स्टील इंडस्ट्री है या फिर सीमेंट इंडस्ट्री है, आप उसमें उस एनर्जी को वहां पर यूज कर सकते हैं ताकि आपकी जो पोल्यूशन लेवल्स हैं वो कम हो सके, ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो है कम हो सके। देन उसके बाद प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है, फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलेगा। कहां पर किसको मिलेगा? डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई एफिशिएंसी सोलर फोटो वोल्टिक मॉड्यूल्स एंड एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजी के अंदर इंसेंटिव दे रही है स्ट्रेंथन करने के लिए कि आप इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करो, हम आपको जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, जो इंडियन कंपनी ऐसा करेंगी। देन रिन्यूएबल एनर्जी हाइब्रिड पॉलिसी है, इसका प्रोविजन क्या है? सपोर्ट टू co-location of solar wind and wind installation to enhance overall output reliability and improve utilization rate. Way forward, grid modernization and smart system की रिक्वायरमेंट है, जिसको हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। इंटेलिजेंट ग्रिड कैपेबल ऑफ रियल टाइम बैलेंसिंग बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई इज असेंशियल। देन उसके बाद बैटरी एंड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने की जरूरत है आपको। देन डिसेंट्रलाइज रिन्यूएबल डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है, मार्केट एंड टैरिफ रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है, न्यूक्लियर एनर्जी एज अ कॉम्प्लीमेंट। पॉइंट ये कि हर किस्म की एनर्जी ठीक है, बट अगर आप इसमें न्यूक्लियर एनर्जी का भी फैक्टर ऐड करते हैं तो आपकी वो भी एनर्जी जो है वो ऐसा एरिया है जहां पर जो कार्बन एमिशन है वो ना के बराबर है या होगा ही नहीं। आपको एक रॉड डालनी है और 1 साल के लिए आपका रिएक्टर जो है वो काम करता रहेगा। अब उसमें अमेरिका से आने वाले जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर हैं, इंडिया अमेरिका के बीच में जो शांति डील हुई है, उसमें इंडिया अमेरिका के बीच में जो मॉड्यूलर रिएक्टर नए जो आएंगे, उनका रोल बहुत असेंशियल रहेगा क्योंकि उनका साइज बहुत छोटा है और इफेक्टिवली काम करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देंगे। तो एक सेंस में आपकी वो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी हो गई या फिर वो कम कार्बन एमिशन की इलेक्ट्रिसिटी होगी, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरह ही वो आपका काम करती है, बट ग्रेजुअली उसकी तरफ मूव करना पड़ेगा। इंडिया इज अ पावर थ्रस्टी कंट्री है, हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पूरी नहीं पड़ने वाली। ग्रेजुअली जब हर इंडिविजुअल के रूम में एक एक एसी लग जाएगा, गर्मियों के दिनों में गर्मी बढ़ रही है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होगी। ग्रेजुअली हमारे घरों में जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ेंगे तो घरों के अंदर भी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का जो प्रोसेस है उसमें भी हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर आप सबके घर जो है सेंट्रलाइज्ड एसी हो जाए। ठीक, उस कंडीशन में कंजम्पशन बढ़ेगी और वो कहां से पूरी होगी? इनसे तो पूरा नहीं होगा, फिर आपको मल्टीपल सोर्सेज जो हैं वो आपको यूज करने पड़ेंगे।